चलिए, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की सबसे बात कर लेंगे। क्यों आ रही है भाई इकोनॉमिक्स मार्केट में? क्यों है इकोनॉमिक्स? क्यों इस चीज का चर्चा हो रहा है? इकोनॉमिक्स एक प्लानिंग होती है एक्चुअली, ठीक है ना। तो देखो, ये प्लानिंग होती है हमारे रिसोर्सेज को लेके, किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर लेंगे, क्या रिसोर्सेज होते हैं। आगे जब प्रोडक्शन वाली चीजें हम पढ़ लेंगे तो हमें वहां सब कुछ समझ आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स मुझे समझानी है। सबसे पहले याद रखना, ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है, इंसान का एक नेचर है, ये ख्याली पुलाव जो है बहुत ज्यादा खा रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ये ख्याल बहुत ज्यादा करता है, इसके दिल में वांट्स बहुत ज्यादा होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होते हैं। इंसान चांद पर भी जाना चाहता है, गया भी है, ठीक है ना, गया भी है इंसान चांद पर, ठीक है ना। तो अनवांटेड वांट से, अनलिमिटेड, सॉरी, अनलिमिटेड वांट से, ओके, डिजायर्स जिसको बोलते हैं हम, अनलिमिटेड है। लेकिन इस वांट्स को, इस डिजायर को अचीव करने के लिए इसके पास मीन्स जो है, इसके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, एम्पल है, आप रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है, एम्पल आप रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है जिससे आप अपनी हर एक डिजायर को पूरी कर सकते हो। यही कंस्ट्रेंट है इकोनॉमिक्स, तभी आ रही है, तभी हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करना सिखाती है। ओके, तो चलिए अब आगे देख लेंगे। देखो, इसी से एक कंसेप्ट जनरेट होता है, स्कार्सिटी एंड चॉइस, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में जो भी चीज है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, इसीलिए आपके पास जो भी चॉइस है, आपने जो भी डिजायर करा है, उसकी चॉइसेस आपके पास क्या होनी चाहिए? आपको एक वाइज चॉइस होनी चाहिए जिससे आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो, ऑप्टिमम। इकोनॉमिक्स में मोस्ट परफेक्ट होता है ऑप्टिमम, वर्ड ऑप्टिमम यूज किया करो, ठीक है ना। जब भी आपको मैक्सिमम की जगह आप ऑप्टिमम भी यूज कर सकते हो इकोनॉमिक्स में। सो ओके, तो ऑप्टिमम रिसोर्सेज, ऑप्टिमम आप आउटपुट निकाल सकते हो लिमिटेड रिसोर्सेज से। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो डिजायर्स है ये अनलिमिटेड है, सभी डिजायर्स आप पूरी नहीं कर सकते हो, सभी डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर सकते हो, बल्कि क्या कर सकते हो, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो आपके पास लिमिटेड है, इन्हीं रिसोर्सेज में से आपको ऑप्टिमम यूज करना है इन रिसोर्सेज का, यानी कि उनकी फुलेस्ट कैपेसिटी, जितना आपकी डिजायर पूरी हो सकती है वो करोगे आप उन्हीं रिसोर्सेज से। तो ये था सिकॉर्सिटी एंड चॉइस वाला कंसेप्ट। सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी हैव टू बी मोर कॉशियस टुवर्ड्स आवर चॉइस। सपोज आप किसी भी शॉप में जाते हो, सपोज आपके पास प्रोडक्ट ए भी है, प्रोडक्ट बी भी है, ठीक है ना। एक शॉप में प्रोडक्ट ए भी है, प्रोडक्ट बी भी है, तो आप यहाँ पे एक कस्टमर हो, ठीक है ना। आप चाहते हो कि सारा प्रोडक्ट ए भी मिल जाए, सारा प्रोडक्ट बी मेरे पास आ जाए, यानी कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों मेरे पास होने चाहिए। बट आप जब देखते हो आपके पास रिसोर्सेज, आपके पास जब आप अपना वैलेट चेक करते हो, उस पे अपना वैलेट में आप देख रहे हो मेरे पास मनी उतना इफिशिएंट नहीं है कि मैं दोनों को परचेज करूं, पूरा का पूरा सामान घर पे लूं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। तो आप ऐसा कर रहे हो, बोल रहे हो एटलीस्ट मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए इसमें से आधा लूं, इसमें से आधा लूं। दैट रिसोर्सेज लिमिट थी, आपकी रिसोर्सेज लिमिट थी, इसीलिए आपने अपनी चॉइस, यू वेर कॉशियस इन मेकिंग योर चॉइसेस, आपने दोनों में से आधा आधा लिया, ये नहीं कि आपने सिर्फ ए लिया, ठीक है ना। तो ये कुछ एक ब्रीफ मैंने आपको बता दिया कि सिकॉर्सिटी एंड चॉइस क्या होती है, ये आगे हमें कंसेप्ट ये जो है वो आगे लगेगा। ओके, तो आए अब देख लेंगे हम, एक पीपीसी होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो क्या होता है इकोनॉमिक्स में? देखो, एक ग्राफ के जरिए हम सीख लेंगे। एक ग्राफ, देखो ये अगर आप ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आप सबको बनाना आता होगा, सबको ग्राफ ड्राफ्ट करना आता होगा, आई होप, ठीक है ना। तो देखिए, इस लाइन पे क्वांटिटी, एक गुड एक्स1 प्रोड्यूस होता है, कोई भी गुड, ए बी जो भी गुड, कोई कंपनी सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक प्रोडक्ट एक्स1 को प्रोड्यूस करती है, और इस लाइन पे एक्स2 प्रोड्यूस होता है। ओके, इस लाइन पे क्या होता है भाई? एक्स2 प्रोड्यूस, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना, इसी से यहाँ से आपका लाभ डिमांड सारा कुछ क्लियर कर जाऊंगा मैं। देखो, और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है,
जी हाँ सर, हमें पता है रिसोर्सेज की जरूरत होती है, हमारे पास लैंड रिसोर्स होता है, लेबर का रिसोर्स होता है सर, बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं जो ये गुड एक्स वन बनाएंगे या एक्स टू बनाएंगे। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आप बोल रहे हो कि मेरा अगर पूरा रिसोर्स, मेरी कंपनी का, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का अगर पूरा रिसोर्स एक्स वन की तरफ मैं लूंगा, सिर्फ मुझे एक्स वन गुड ही बनाना है, तो वो ओ बी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। कितना भाई? इतनी सी, प्लीज अपनी माइक म्यूट करेगा, इतनी सी क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है, जबकि आपका 100% यहाँ पे रिसोर्स कंज्यूम हुआ। दैट मीन्स एक्स टू के लिए आपने कुछ नहीं बचाया, सारे रिसोर्सेज कहाँ पे लगाए थे? एक्स वन में, तभी ओ बी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई। आप बोल रहे हो नहीं, एक्स वन की जरूरत ही नहीं है मुझे। सेकंड केस हम देखेंगे जब एक्स टू प्रोड्यूस होगा, ओनली एक्स टू जब प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, ओनली एक्स टू जब प्रोड्यूस होगा। राइट, देखो, हाँ, जब ओनली एक्स टू प्रोड्यूस होगा, तब कौन सी क्वांटिटी? तब ओ ए क्वांटिटी, ये वाली यहां से लेके यहां तक ये वाली क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। सो ओ ए क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, यानी कि एक्स टू की, एक्स टू प्रोडक्ट जो है ओ ए क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी जब आप 100% रिसोर्सेज लगाओगे। यानी कि एक्स वन के लिए जब आपने पूरा का पूरा रिसोर्सेज जब एक्स वन गुड के लिए लगाया तो कितनी क्वांटिटी आई थी? ओ बी। जब एक्स टू के लिए आपने रिसोर्सेज सारे लगाए तो ओ ए। लेकिन आप बोल रहे हो हमें एक्स वन प्रोडक्ट भी चाहिए, एक्स टू प्रोडक्ट भी चाहिए, हमारी कंपनी में एक्स वन प्रोडक्ट की भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, एक्स टू की भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो वो हमें डिराइव होता है एक पॉसिबिलिटी करो से, जिसको बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। ये एक कनकेव लेंस, सॉरी कनकेव शेप्ड, हाँ कनकेव लेंस शेप्ड एक करो होता है, इसको कनकेव करो भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसकी शेप कनकेव होती है। तो देखो इस पे क्या होता है, एनी पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना, ये एक इफिशिएंट कॉम्बिनेशन देगा आप लोगों को। देखो, मैंने आपको बता दिया फॉर ओनली एक्स वन प्रोडक्ट ओ बी क्वांटिटी इज पॉसिबल एंड फॉर ओनली एक्स टू प्रोडक्ट ओ ए क्वांटिटी इज पॉसिबल, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। बट करो ए बी शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्ट एक्स वन एंड एक्स टू, जो मैंने बता दिया हमारे कंपनी को प्रोडक्ट एक्स वन और प्रोडक्ट एक्स टू दोनों की जरूरत है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स हमें कौन देगा? ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो आपका ये जो ग्राफ है। ओके, देखो अब इसके कुछ फीचर्स है इस ग्राफ के। द ग्राफ एक्सप्लेन्स हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड goods of a company can be produced if all the resources are utilized productively। अगर देखो ये ग्राफ कुछ इस तरह से मैं बनाऊंगा, यहाँ पे फिर से मैं इस ग्राफ को ड्राफ्ट कर लूंगा यहाँ पे, देखो ठीक है ना। सपोज ये ग्राफ है, ये कौन सा है भाई? गुड एक्स वन, ये है गुड एक्स टू। ओके, ये है ओ, ये है ओ बी क्वांटिटी, ये है ओ ए क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे एक क्वांटिटी का मैं नाम रखूंगा, यहाँ पे सपोज एन रखा मैंने, यहाँ पे पी रखा। ओके, ओ एन क्वांटिटी भी प्रोड्यूस हुई है, ओ बी, यहाँ पे मैं कुछ और नाम रखूंगा एम। या ये देखो देखो, या इस कॉम्बिनेशन पे, इस पॉइंट पी पे क्या क्या कॉम्बिनेशन हुई है सर? इसमें ओ एन एक्स टू गुड की प्रोड्यूस हुई है, ओ एन क्वांटिटी एक्स टू गुड्स की प्रोड्यूस हुई है, और ओ एम क्वांटिटी एक्स वन गुड की प्रोड्यूस हुई है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? डाउट है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, देखो अब तक हमने देखा सिर्फ एक गुड प्रोड्यूस होता था, लेकिन अब हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं। दैट मीन्स किसी ने सेक्रीफाइस किया है, एक प्रोडक्ट ने सेक्रीफाइस किया है अपने रिसोर्सेज को, तभी हमने वो रिसोर्सेज दूसरे प्रोडक्ट पे लगाए हैं। इन अदर टर्म, ठीक है ना। देखो जो ग्राफ लाइन स्लोप जो डाउन हो रही है, स्लोपिंग डाउन, ठीक है ना, आल्सो डिपेक्ट्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू कमोडिटी। यानी कि ये वाला ग्राफ हमें बताता है कि ट्रेड ऑफ हो रहा है, यानी कि एक यूनिट को हम सेक्रीफाइस करते हैं दूसरे यूनिट को बनाने के लिए। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। ओके, अपनी माइक म्यूट रखिएगा प्लीज। सो द ट्रेड ऑफ बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू कमोडिटी व्हेन ए फर्म डाइवर्ट्स इट, यार अपनी माइक म्यूट रखिएगा।
When a firm diverts its resources to produce commodity X2, the production of commodity X1 will reduce. यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये ग्राफ है आप लोगों का, ये ग्राफ है। यहाँ पे जब जब आप X2 को बढ़ाना चाहोगे, X1 की जो X1 की क्वांटिटी रिड्यूस होगी। जब जब आप रिसोर्सेज बढ़ाओगे, X2 को यहाँ पे ले जाओगे, X1 की यहाँ पे आ जाएगी क्वांटिटी प्रोड्यूसर। सो एक X1 सेक्रीफाइस कर रहा है X2 के लिए, यही इसका मतलब होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। सो अब याद रखना, ए पॉइंट एम, देखो यहाँ पे इसी ग्राफ में वापस ले जाऊंगा मैं। दो दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। ये जो पॉइंट एम है ना, दिस इज अनअटेनेबल। याद रखना, दिस इज अनअटेनेबल। क्यों अनअटेनेबल है भाई? हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम अपनी प्रोडक्शन को इस पॉइंट तक ले जा सकते हैं। हमारी बस पी तक ले जा सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन में कहीं पे भी हम ले जा सकते हैं, इस करो के आसपास हम कहीं पे भी पॉइंट अपना ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ले जाना ये बिल्कुल हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास सर इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। दूसरा एक पॉइंट मैंने यहाँ पे पॉइंट ई, अगर ये कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे इसको ड्राफ्ट कर लूंगा मैं, आप बोलोगे सर ये भी कॉम्बिनेशन बन जाती है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, पॉइंट ई की कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, बट इट इज नॉट गुड, क्योंकि इस पे हमने इफिशिएंट रिसोर्सेज, क्योंकि हमें पता है हमें यहाँ तक ले जाना है, यहाँ तक मैक्सिमम है, ये है ना, ये मैक्सिमम मिल जाएगा, ऑप्टिमम मिल जाएगा। हमें हमें ई को क्या करना है, ई को अगर हमारी प्रोडक्शन यहाँ पे रुक जाती है, दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस 100% ऑफ, वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज आवर 100% ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो आई थिंक चीजें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। ओके, तो देखो, तो ये दो पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए, पॉइंट एम और पॉइंट ई का क्या मतलब होता है इस ग्राफ में। अब आगे देखेंगे, एनी पॉइंट, जो भी ए बी करो, इस करो के आसपास, ए, ये ए बी करो है, ठीक है ना, इस करो के आसपास जो भी पॉइंट होगा, चाहे यहाँ पे पॉइंट ओ, पॉइंट बी, पॉइंट सी, जो भी पॉइंट होगा वो इफिशिएंट कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स हमने हमारे रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन किया है। ओके, सो ये इज इफिशिएंट कॉम्बिनेशन। स्लोप, शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप गुड बिटवीन चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी। जो मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिंग ऑफ होती है बिटवीन X1 एंड X2। आप ये चीजें लिख सकते हो। अब देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो कनकेव क्यों होता है भाई? ये तभी कनकेव होता है बिकॉज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी आर सेक्रीफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। देखो, सपोज ये एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है, यहाँ पे ये चीज मैंने बना दी, ये 0 है, इसका वैल्यू ये 5 है, ये 10 है, सपोज समझाने के लिए। यहाँ पे ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, समझाने के लिए, ठीक है ना। इस कॉम्बिनेशन में मैंने X2 के कितने, ये X2 है, ये X1 है, इस कॉम्बिनेशन को अटेन करने के लिए मैंने X2 के 5 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और X1 के मैंने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। ओके, ठीक है ना। अब अगर मैं सपोज इसको यहाँ पे ले जाऊं, इसको मैं यहाँ पे आसपास, कुछ इसके आसपास, यहाँ पे 10 के नीचे सपोज 9 यूनिट्स पे ले जाऊं, X2 9 यूनिट्स पे ले गया मैं, यहाँ पे देखो आप, मेरा X1 कहाँ पे आ जाएगा? X1 5 के नीचे आया, यानी कि 4 के आसपास आया। सो यही बोलता है, जब आपने X2 की, ये है ना X2 प्रोडक्ट, ये है X1 प्रोडक्ट, X2 की आपने प्रोडक्शन इंक्रीज की 9 यूनिट्स तक, तो X1 कहाँ तक गिरा? X1 4 यूनिट्स तक गिरा, ठीक है ना। तो ये होता है, इसीलिए कनकेव होता है। अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होती है? हम माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? नेम से ही पता चलेगा, माइक्रो मीन्स एक स्मॉल स्केल में जब हम चेंजेस को देख रहे हैं तो उसको माइक्रो स्केल इकोनॉमिक्स बोलेंगे, और मैक्रो हुआ जब हम लार्ज स्केल चेंजेस देख रहे हैं। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर मार्केट एंड सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी का हम कोई भी सेगमेंट अगर स्टडी करते हैं ना, उसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि देखो क्या होता है, इट लुक्स एट द इश्यूज सच एज
कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर हम है भाई, जो हम प्रोडक्ट बाई करते हैं, हम कंज्यूमर बन गए, हम कंज्यूमर का बिहेवियर देखते हैं, हम कंज्यूमर की डिमांड देख रहे हैं, कहाँ पे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे ही हम देख रहे हैं ना कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, इंडिविजुअल लेबर मार्केट, नाम से ही पता है इंडिविजुअल लेवल पे है सर लेबर मार्केट, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आएगा। एंड थ्योरी ऑफ फर्म्स, हमें देखना है अभी, थ्योरी ऑफ फर्म्स भी हमें आगे पढ़ना है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये स्मॉल स्केल चेंज हम देख रहे हैं इस पे। ओके, तो इस पे क्या होता है, ये जो है ये एग्रीगेट, एग्रीगेट हुआ सम टोटल, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट होता है सब वेरिएबल्स का। ठीक है, इट लुक्स एट द एग्रीगेट वेरिएबल्स सच एज एग्रीगेट डिमांड है, नेशनल आउटपुट है। ओके, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ये सब जो है लार्ज स्केल। प्लीज अपनी माइक म्यूट करिएगा, जिसको जो पूछना है चैट कलम के थ्रू पूछोगे प्लीज। ओके, तो इन्फ्लेशन ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आते हैं, तो ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर इट इज कंसर्न विद सप्लाई एंड डिमांड इन इंडिविजुअल मार्केट, एक इंडिविजुअल मार्केट में क्या सप्लाई होती है, क्या डिमांड होती है, उसी के बारे में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताती है। जबकि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में हमें पता चलता है। तो ये लार्ज स्केल पे है, ये फिर भी स्मॉल स्केल में है। ओके, इंडिविजुअल जैसे कि एग्जांपल में लेंगे हम, उस पे सेकंड इज दैट इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर चॉइस थ्योरी, इंडिविजुअल लेबर मार्केट, ये सब चीजें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। ओके, आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी। सिंपल सी बात है भाई, इंटरनेशनल ट्रेड ग्लोबलाइजेशन कहाँ पे आएगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। क्यों सर? इंटरनेशनल लेवल पे है, ग्लोबलाइजेशन लेवल पे है, तो मैक्रो, मैंने पहले भी बोला आपको, जहाँ पे लार्ज स्केल चेंजेस हम देख लेंगे इकोनॉमी में, वो आता है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब जो इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका मेन सिलेबस स्टार्ट होता है, वो डिमांड से होता है। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ डिमांड स्टार्ट कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डिमांड क्या होता है। देखो, डिमांड आपको समझना है, डिमांड किसकी ओर से होती है सर? क्या डिमांड सप्लायर करता है या डिमांड कंज्यूमर करता है? सर डिमांड कंज्यूमर करेगा। क्यों? कंज्यूमर को ही चाहिएगा, कंज्यूमर यूज करता है, कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट कौन यूज करता है? कंज्यूमर। ठीक है ना, ये कंज्यूम करता है एंड प्रोडक्ट को। सो डिमांड भी यही बताएगा मार्केट में कि भाई इस चीज की कितनी डिमांड है, कितने कंज्यूमर्स इस चीज को यूज करते हैं। सो डिमांड हमेशा याद रखना। प्लीज अपनी माइक म्यूट रखिएगा, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू एवरी टाइम अपनी माइक म्यूट रखिएगा, अदरवाइज ये सारा सेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि बाद में हमने आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी भेजना होता है। ओके, चलिए एक बार कंफर्म करिए मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों तक, कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही है वॉइस? प्लीज लेट मी नो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? आपकी Yes, आवाज sir. कम आ रही है, हाँ। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए फिर, तो चलिए, तो कंसेप्ट ऑफ डिमांड की बात रखेंगे। डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल, इकोनॉमिक प्रिंसिपल एक है, इसका मतलब क्या होता है? रिफरिंग टू ए कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज गुड्स। डिमांड का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर की क्या डिजायर है एक गुड को लेके, यानी कि उस, सपोज ये एक गुड ए है, तो एक कंज्यूमर चाहता है कि मैं इसको परचेज करूं। जब वो ये चाहता है, उसकी डिजायर है कि मैं इसको परचेज करूं, तो डिमांड यहां से ही अराइज होती है, बट टाइप से मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है ना, चाहे गुड हो चाहे सर्विस हो, जैसे मैं आपको टीचिंग सर्विस दे रहा हूँ इसको इस वक्त। ठीक है ना, एंड विलिंगनेस टू पे, लेकिन सिर्फ परचेज करना ही डिजायर नहीं, वो बोल रहा है मैं इस चीज को परचेज करूं और पे भी करूं इसके बदले। ठीक है ना, इस गुड, जो ये गुड में परचेज करूं, उसके बदले मुझे पेमेंट भी करनी है। जब ये विलिंगनेस होगी एक कस्टमर पे, एक कंज्यूमर पे, तभी हम बोलेंगे कि डिमांड अराइज हुई है इस कंज्यूमर के ऊपर। ओके, सो it is willingness to pay a price for a specific good or service holding all other factors constant। बाकी सब फैक्टर्स, आपकी इनकम क्या है, आपका बाकी चीजें जो भी है, उसको हमने कांस्टेंट रखा। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस विल डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ। देखो आपको यहाँ पे समझ में आया कि मैं थोड़ा इसको एलाबरेट कर लूंगा, इस चीज को मैंने थोड़ा, ये बिल्कुल कंसोलिडेटेड चीज लिखा है। देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, डिमांड, पता है आपको क्या है सर? इट इज विलिंगनेस टू परचेज ए गुड
विलिंगनेस टू परचेज ए पर्टिकुलर गुड और सर्विस एंड, और उसके बाद क्या करना है, पेमेंट भी करनी है उस गुड के लिए। तो ये डिमांड हुई अराइज। बोल रहा है जनरली जनरली अगर हम बाकी चीजों को कांस्टेंट रखेंगे, अगर किसी गुड की हम प्राइस को इंक्रीज कर लेंगे, प्राइस हमने इंक्रीज किया, तो बताया जा रहा है डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इसका कहने का यही मतलब है इन लाइन्स का। जनरली जब भी हम किसी गुड की प्राइस इंक्रीज कर लेंगे, डिमांड डिक्रीज होती है। बट अदर फैक्टर्स में क्या आता है, आपकी इनकम आती है, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस आता है, आपके सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, अल्टरनेटिव्स आते हैं, जो चीजें अवेलेबल है, इन सब चीज को आप लोगों ने कांस्टेंट रखा है, हर इंसान के लिए बराबर है, हर इंसान की इनकम सेम रखा आप लोगों ने। तो आपने बोला जनरली जब हम प्राइस को इंक्रीज कर लेंगे, डिमांड क्या होगी सर, डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, इस पे कोई दो राय नहीं है, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड डिक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज होगी। ये बिल्कुल सिंपल सा एक लॉजिक है। यहाँ पे आप दो चीजें देखोगे, एक होती है इफेक्टिव डिमांड, एक होता है एब्सोल्यूट डिमांड। लिखना, ये चीज लिखना, नोट डाउन करना। इफेक्टिव डिमांड क्या होती है सर, इफेक्टिव डिमांड वो होती है जहां पे नीड होती है, यानी कि आपको कार की नीड है, लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर भी है, यानी कि आपके पास इतने पैसे भी है कि आप इस कार को खरीद सकते हो, उसको बोलेंगे हम इफेक्टिव डिमांड। लेकिन दूसरा होता है एब्सोल्यूट डिमांड, जब आपके पास नीड है लेकिन परचेजिंग पावर नहीं है आपके पास, यानी कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर कार को ले सकते हो, तो वहां बोलेंगे इसकी सिर्फ एब्सोल्यूट डिमांड है, ये इफेक्टिव डिमांड नहीं है, बिकॉज इसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। आई होप ये चीज भी क्लियर हुई होगी। ओके, अपनी माइक बंद करिएगा, अपनी माइक ऑफ करिएगा, म्यूट रखिएगा। तो ये था कंसेप्ट ऑफ डिमांड। आगे चलेंगे हम, देखो अब देखेंगे डिमांड और प्राइस फॉर ए गुड, इनमें क्या रिलेशन होती है। जनरली मैंने आपको क्या बता दिया कि जब भी प्राइस किसी भी चीज की प्राइस इंक्रीज होती है, उसकी डिमांड डाउनफॉल हो जाए, उसकी डिमांड डाउन हो जाती है। ठीक है ना। देखो अब ये मुझे बता दो आप लोग, प्राइस कॉज है या इफेक्ट है, प्राइस कॉज है या इफेक्ट है, और डिमांड क्या है, डिमांड कॉज है या इफेक्ट है, इनमें से कॉज कौन है इफेक्ट कौन है, जल्दी से बताओ। कॉज वो होता है यानी कि जो दूसरे चीज को इफेक्ट करेगा, इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे किसने लिखा है, कॉज, हाँ, कॉज हुआ जिसकी वजह से दूसरी चीज इफेक्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली, प्राइस यहाँ पे क्या है भाई, प्राइस कॉज है, क्योंकि प्राइस को आप ऊपर नीचे करोगे तो डिमांड में इफेक्ट आता है, डिमांड में ऊपर नीचे करोगे तो प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। ओके, प्राइस वैसा का वैसा रह जाता है। ओके, तो कंज्यूमर साइड से बोलो, मैं कंज्यूमर साइड से। यस, तो ये बात याद रखना आप, प्राइस इज द कॉज एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज द इफेक्ट। प्राइस कॉज होती है, क्वांटिटी डिमांड इफेक्ट होती है। इसी से ये कॉज है, दैट मीन्स ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, प्राइस इज इंडिपेंडेंट, या एक्सोजेनस बोल सकते हो आप इसको। एक्सोजीनस होती है प्राइस, वेयर इज द क्वांटिटी डिमांडेड इज डिपेंडेंट, दैट मीन्स एंडोजीनस। सपोज मैंने प्राइस लिया है किसी, देखो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये कॉलम। ओके, 20 रुपीज किसी चीज की प्राइस है, उस वक्त आपकी डिमांड है, आप उसको 1 यूनिट डिमांड कर रहे हो, प्राइस को डिक्रीज किया, 15 में लाया, आपने 1.5 यूनिट डिमांड करी, प्राइस को और डिक्रीज किया, 3.6 आपने डिमांड करी। सो इसकी जो जनरल जो इक्वेशन है वो बन जाती है क्वांटिटी ऑफ एक्स, ओके, डिमांडेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, फंक्शन ऑफ पी एक्स, फंक्शन, क्योंकि इसी के फंक्शन से आपकी क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ता है, किसके फंक्शन से, प्राइस के फंक्शन से। ओके, हाँ प्राइस का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक हो, सही हो, आपके चैट जो है, आपकी चैट में पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे डाउट होगा आप पूछ सकते हो। अब देखो डिमांड करो क्या होता है, डिमांड करो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जिस तरह से हमने पीपीसी में देखा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इस पे क्या होता है, ए डाउनवर्ड स्लोपिंग करो रिफ्लेक्ट्स द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है ना। व्हेन अदर थिंग्स रिमेन सेम, अदर थिंग्स में आपको पता है आपकी इनकम आएगी, बाकी चीजें आएंगे, वो टेंड टू बाई, कंज्यूमर जनरली क्या करेगा, कंज्यूमर वुड टेंड टू बाई मोर
when price falls and buy less when price rises। सिंपल सा है, ये हम भी करते हैं। कंज्यूमर क्या करता है भाई, जब प्राइस इंक्रीज होगी तब ही विल टेंड टू बाई लेस, ठीक है ना, तो डिमांड तब कम होगी इसकी। लेकिन जब प्राइस घटने लगती है तो कंज्यूमर की डिमांड भी बढ़ने लगती है। ओके, सो ये चीज आप याद रखेंगे। अब इस ग्राफ को आप याद रखेंगे। ओके, ये यहाँ से डिमांड है, एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड डिनोट किया है, और वाई एक्सिस डिनोट कर रही है आपकी प्राइस को। जैसे जैसे देखो, ये प्राइस है यहाँ पे जीरो लेवल पे, सपोज 10 रुपीज है या 1 लेवल पे है, यहाँ पे बिल्कुल कम प्राइस है, और डिमांड देखो कितनी सारी है, यहाँ पे जाके डिमांड आई, प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, डिमांड थोड़ा सा डिक्रीज हुई, प्राइस और हमने इंक्रीज किया, डिमांड और डिक्रीज हुई। ये होता है डिमांड करो। ओके, आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी। देखो यहाँ पे जो आपको कंफ्यूजन करने वाला चीज है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। डिमांड और सप्लाई हमेशा हम गलत गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इसको। भाई डिमांड किसके साइड से होती है? याद रखना, डिमांड कंज्यूमर के साइड से होती है। सप्लाई किसके साइड से होगी? सप्लाई सप्लायर के साइड से होगी सर, ठीक है ना, जो प्रोड्यूस करता है, जो मैन्युफैक्चर करता है चीजों को, उसी के साइड से सप्लाई होती है। सो एज प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस, जैसे जैसे किसी गुड की प्राइस इंक्रीज होती है, क्या जो चीजें बनाता है, जो मार्केट में लाता है चीजें, क्या वो जब प्राइस इंक्रीज हुई वो क्या चाहेगा कि डिमांड सॉरी सप्लाई वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे? बस इतना ही बोलो। जो चीजें बनाता है उसको लगा 10, जहाँ पे मेरा चीज 10 रुपए पे बिकता था आज 100 रुपए पे बिक जाता है, वो अपनी सप्लाई कम करेगा या ज्यादा करेगा? यस, सर वेरी गुड कम। अक्सा। नो, कम केस क्यों करेगा? वो सप्लायर है, वो चाहता है आज तो फायदा उठा रहा हूं मैं यार, 10 रुपए की चीज 100 रुपए मार्केट पे बिक रही है, तो वो अपनी सप्लाई को और बढ़ाएगा। चलो ले जाओ जिसको 100 में लेना है, ठीक है ना। ये सप्लायर के, आपने जो सोचा वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, इसीलिए गलत हो। इसलिए मैंने बोला दिस इज कंफ्यूजिंग, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। डिमांड किसने लिखा था? डिमांड करो हैव पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन। किसके साथ नेगेटिव रिलेशन? अरे ये डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, नेगेटिव इंक्लाइन है, ठीक है ना। ओके, चीज क्लियर हुई आपको या फिर से समझाऊं मैं? एज प्राइस ऑफ गुड राइजेस द क्वांटिटी सप्लाइड टेंड्स टू इंक्रीज। सप्लायर चाहेगा कि मेरा माल जो है और यहाँ पे आना चाहिए, मार्केट में और बिकना चाहिए, तो वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेगा जो ही प्राइस इंक्रीज होगी। और जो ही प्राइस कम होगी वो भी अपना हाथ थोड़ा खींचेगा पीछे की ओर, वो अपनी सप्लाई को थोड़ा कम करेगा, बोलेगा अभी मार्केट में उतनी इस पे प्राइस है नहीं, तो वो अपनी जो सप्लाई है वो कम करेगा। ओके, सो क्वांटिटी सप्लाई टेंड्स टू डिक्रीज, इसीलिए इसका जो ग्राफ बन जाता है ना वो अपवर्ड बन जाता है, वो अपवर्ड बन जाता है, ठीक है ना। डिमांड करो में डाउनवर्ड स्लोपिंग था, और सप्लाई में क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। किसके दरमियान? देखो, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड, सॉरी क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है ना, जब सप्लायर के टाइम हम देख रहेंगे। यहाँ देखो ये क्या होगा, ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी वैसे वैसे सप्लाई इंक्रीज होगी, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी वैसे वैसे सप्लाई इंक्रीज होगी। उसके बरकस अगर हम डिमांड, इस क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर लेंगे, जैसे जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जैसे जैसे प्राइस कम होगी डिमांड इंक्रीज होगी। ओके, चीजें क्लियर है या फिर से समझो प्लीज एक बार बता दीजिएगा। मैं चाहता हूँ आप इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा कुछ सीख के जाए, इस चीज को रिवाइज करना बाद में, खुद भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल कम है, अगले महीने में एग्जाम है। सो मैं चाहता हूँ कि आपको कम टाइम में बहुत सारी चीजें पढ़ा दूं, ठीक है ना। तो अब आएंगे हम इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है। ये क्या है देखो, यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की बात कर लेंगे। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। देखो, ये है क्वांटिटी डिमांडेड आपका, ये वाला है ना नेगेटिव स्लोप, ठीक है ना। और यहां से आएगा अपवर्ड स्लोप, कौन सा है? आपका सप्लाई।
ओके, यह है क्वांटिटी डिमांडेड, यह है क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जहां पे ये दो मीट कर लेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन जाता है। इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। दिस मीन्स व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड बैलेंसेस द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि 10 यूनिट क्वांटिटी डिमांड थी, हमने 10 यूनिट ही सप्लाई किया। इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस वाली कंडीशन को जनाब हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। बट जनरली मार्केट कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मार्केट जनरली आर इन डिसइक्विलिब्रियम। क्यों? बिकॉज सर इन्फ्लेशन होती है मार्केट में, इन्फ्लेशन की वजह से डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, जहां पे क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड में बैलेंस नहीं होती है। इलेक्शंस की वजह से होता है सर, वार की वजह से होता है। ये फैक्टर्स लिखो आप, यहाँ पे समझाने का उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज समझा दूं, बट ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको लिखो। मानसून की वजह से, मानसून कभी खराब आता है, ठीक है ना, उसकी वजह से, टेररिज्म की वजह से आपका मार्केट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है। ओके, आई थिंक चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। ये एक्स्ट्रा है आपके सिलेबस से, बहुत मतलब डिटेल में है ये चीजें, ठीक है ना। सो अब क्या आया? अब देखो हमने क्या सीखा। हमने देखा देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। इनवर्स नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इंक्रीज होगी। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगा क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई की बात कर रहा हूँ, सप्लायर चाहेगा कि मेरी क्वांटिटी और बिक जाए। जब प्राइस इंक्रीज होगी, जब प्राइस कम होगी, तो सप्लायर अपनी सप्लाई को भी थोड़ा कम करेगा। सप्लायर मीन सेलर, ठीक है ना, जो सेलर जो माल बेचता है, जो जो मार्केट में अपना माल बेचता है। ओके, एंड डिमांड इज रिलेटेड विद द, ये याद रखना, ये पॉइंट याद रखना है। क्यों? क्योंकि क्या बोल रही है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। व्हाई? द रीजन इज बीइंग दैट सप्लाई इज रिलेटेड विद द सेलर। और डिमांड किससे रिलेट करती है? डिमांड कंज्यूमर से रिलेट करती है। कंज्यूमर अपना फायदा ढूंढ रहा है, सेलर अपना फायदा ढूंढ रहा है। ओके, सो दैट इफ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस, तो क्या होगा